नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज है 2 अक्टूबर और आज हम लोग गांधी जी की 155वीं जयंती को मना रहे हैं। 155वीं जयंती पे उन्हें हमारी टीम की तरफ से कोटि कोटि नमन। और आज एक शख्स और है जिनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री, उनका भी जन्म दिवस है। तो आज सोचे हम कि अपने जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो भी हमारे यूट्यूब व्यूअर्स हैं, क्यों ना उनके लिए कुछ अच्छा सा एक वीडियो बनाया जाए। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये गांधी युग का वीडियो है, ठीक है। और इसमें जो है हम लोग गांधी जी से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन को पढ़ने वाले हैं। यानी कि आप समझ लीजिए, इस फ़ोटो का मतलब मैं बता दूं कि ये जो फ़ोटो है, इनमें ये फ़ोटो है मोहनदास का और ये है महात्मा गांधी का। तो ये जो वीडियो हम पढ़ने वाले हैं इसमें मोहनदास से गांधी जी, महात्मा गांधी कैसे बने, यानी कि मोहनदास से महात्मा गांधी तक के सफ़र को हम इसमें कवर करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा है लेकिन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसी भी आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाला है, महत्वपूर्ण भी होने वाला है। और मैं आपको यह भी विश्वास दिलाता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद कुछ न कुछ नई चीज़ें आप ज़रूर सीख करके जाएंगे। ज़रूर आपने पढ़ा होगा इससे पहले, लेकिन ये वीडियो पढ़ने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत सारी नई जानकारी भी देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरा नाम अगर देखें तो महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। पिता करमचंद गांधी थे और ये राजकोट के दीवान थे। राजकोट के दीवान मतलब जो पैसे आते हैं उनका देखरेख करना इनका काम था। यानी कि आप कह सकते हैं कि गांधी जी सुखी संपन्न, आर्थिक रूप से सुखी संपन्न परिवार से आते थे। इनका माता का नाम पुतलीबाई था और ये अपने माता पिता के चौथे संतान थे, चौथे नंबर के संतान थे, ठीक है। इनके पिता ने 4 शादी की थी और चौथा पत्नी थी पुतलीबाई, और उन चौथी पत्नी में ये जो है चौथे नंबर के बेटे थे गांधी जी, ठीक है। इनका जन्म अगर देखें तो 2 अक्टूबर को हुआ था 1869 को 1869 ईस्वी में, और मृत्यु 30 जनवरी 1948 को 78 वर्ष की आयु में हो जाती है। नाथूराम गोडसे के द्वारा इन्हें शांति सभा में जा रहे होते हैं और गोली मार दिया जाता है। तो उसी समय गांधी जी की मृत्यु होती है और इसी दिन हम मनाते हैं 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में। इनका जन्म स्थान देखें तो ये पोरबंदर जिला काठियावाड़ गुजरात में हुआ था और 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी से इनकी शादी हो चुकी होती है। और गांधी जी से ये जो है 6 महीने की बड़ी होती है। इनके 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास, और एक इनका दत्तक पुत्र भी था जिनका नाम था जमुना लाल बजाज। अगला पॉइंट है हमारा, इनके राजनीतिक गुरु देखें तो गोपाल कृष्ण गोखले है, ठीक है। प्रमुख शिष्या, गांधी जी की एक शिष्या थी इंग्लैंड में जन्मी जिसका नाम मीराबेन था। मीराबेन महात्मा गांधी के द्वारा नाम दिया गया था, लेकिन वास्तविक नाम जो था इनका मैडलिन स्लेड था। कानून की पढ़ाई के लिए आपको पता है गांधी जी 1888 ईस्वी में मुंबई से इंग्लैंड के लिए रवाना होते हैं और वहां से 1891 ईस्वी में ही बैरिस्ट्री यानी कि कानून की डिग्री प्राप्त कर लेते हैं। और फिर इसके बाद दक्षिण अफ्रीका जाते हैं 1893 ईस्वी में। अब्दुल्ला एक व्यापारी था, उसके लिए केस लड़ने के लिए 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी जाते हैं दक्षिण अफ्रीका। वहीं पे उन्होंने 1894 ईस्वी में नटाल कांग्रेस की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में ही करते हैं। दक्षिण अफ्रीका में उन्हें जुलू और बोआर पद से भी 1899 ईस्वी में सम्मानित किया जाता है। इसके अलावा 9 जनवरी 1915 को केसरे हिंद की उपाधि अंग्रेज़ों के द्वारा दी जाती है। अंग्रेज़ों का इन्होंने युद्ध में मदद किया था। युद्ध का नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, लेकिन इसको केसरे हिंद एम्बुलेंस सेवा के लिए युद्ध में मदद किया था। इसके लिए केसरे हिंद की उपाधि गांधी जी को 1915 में दिया जाता है, ठीक है। और आपको पता है कि 9 जनवरी 1915 को ही महात्मा गांधी का भारत पे आगमन हुआ था और तब से ये भारत में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे थे। और 9 जनवरी को हम मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। याद रखिएगा, प्रवासी भारतीय दिवस हम मनाते हैं। अगला है डरबन, दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना 2 सितंबर 1904 को गांधी जी के द्वारा कर दी जाती है। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1906 में ही दक्षिण अफ्रीका में कर दिया जाता है। अगले में हम देखेंगे कि भारत में भी पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया गया था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1909 में कलकत्ता में गांधी जी शामिल होते हैं। जेल का प्रथम अनुभव इन्होंने 1908 में ही ले लिया था। टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना 30 मई 1910 को जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में भूमि दान जर्मन मिस्र हरमन कालेनबाख द्वारा प्रदान, जबकि नामांकन रूसी विद्वान टॉलस्टॉय के नाम पर किया गया था। टॉलस्टॉय फर्म की जो स्थापना इन्होंने किया था वो कब किया गया था, तो टॉलस्टॉय फर्म की जो है स्थापना टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना हुआ था 30 मई 1910 ईस्वी को। कहाँ पे? जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में।
भूमिदान जर्मन मित्र हर्मन काल्नेबाख द्वारा प्रदान, जबकि नामांकन रूसी वैज्ञानिक टॉल्स्टॉय के नाम पर इन्होंने किया था, इसका टॉल्स्टॉय फॉर्म का। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे और कहाँ आए थे, तो मुंबई के अपोलो बंदरगाह SS सुदीप पर ये जहाज़ से उतरे थे। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर याद रखिएगा। साबरमती आश्रम की स्थापना 17 जून 1917 ईस्वी को करते हैं। कांग्रेस की एकमात्र कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे 1924 में बेलगाम में, कर्नाटक में। इनके भी पीछे एक राज था। 1924 में स्थिति थी कि जो इन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन को शुरू किया था और 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित किए थे, तो बहुत सारे लोग जो है गांधी जी से नाराज़ चल रहे थे और गांधी जी को भी पकड़ के जेल में डाला गया था, जिसके कारण उसमें उस समय जो है भारत में अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी भारतीय राजनीतिक में। और इस समय मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिल करके बनाया था स्वराज पार्टी। तो इस समय जो कांग्रेस की स्थिति थी 1924 में, कांग्रेस में कोई बहुत बड़े नेता नहीं थे, बहुत बड़े लीडर नहीं थे, सभी जूनियर लीडर थे। तो इसीलिए 1923 में आप देखिएगा कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद बहुत कम एज का था, जिन्हें इन्होंने अध्यक्षता करवाया था, अध्यक्ष बनाया गया था इनके द्वारा। और 1924 में जब कोई नहीं था तो खुद गांधी जी 1924 के बेलगाम, एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन है, बहुत बार पूछा हुआ है, तो इनकी अध्यक्षता गांधी जी किए थे। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी अगर पूछा कितने वर्ष तक सक्रिय थे, तो 21 वर्ष तक। इनका आत्मकथा था सत्य का मेरे प्रयोग, 1925 में लिखा गया था। रामराज का युगल सिद्धांत था इनका सत्य और अहिंसा। उपनाम जो है इनका बहुत सारा उपनाम था। सुभाष चंद्र, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था बापू। यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, ये एग्जाम में आपको पूछेगा नहीं। बापू कहीं पे पंडित जवाहरलाल नेहरू भी लिखा हुआ है, कहीं पे सदाकत आश्रम के बच्चे भी है, अलग अलग जगह, तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है। महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था, ठीक है, महात्मा जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था। मलंग बाबा खुदाई खिदमतगार नामक संस्था। अर्धनंग फ़कीर 1931 में जब ये गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, तो उस समय विंस्टन चर्चिल ने अर्धनंग फ़कीर कहा था। जादूगर शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा कहा गया था, ठीक है। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना गांधी जी के द्वारा कब किया गया, तो 1923 में किया गया था। इसके अलावा अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना भी 23 सितंबर 1925 को किया गया था। इनकी प्रमुख पुस्तकें थी इंडिया ऑफ माई ड्रीम, अनशक्ति योग, गीता माता, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, आत्मकथा था यह। उसके बाद जो है अगला है सप्त महाव्रत, हिंद स्वराज, गांधी का वास्तविक दर्शन व पश्चिमी संस्कृति का विरोध इसमें किया गया था। सुनो विद्यार्थियों, ये सभी क्या था, तो इनका प्रमुख पुस्तकें थी। समाचार पत्र की अगर बात करें तो इंडियन ओपिनियन 1903 में दक्षिण अफ्रीका में, द ग्रीन पंपलेट 14 अगस्त 1896 को राजकोट में, यंग इंडिया 1919 में, हरिजन 1932 में। गांधी जी के पत्रिका और बुक जरूर आप याद रखिएगा, सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं और पूछे भी जाते हैं। अब चलिए कुछ देखते हैं गांधी जी की प्रमुख उपाधियाँ कौन कौन सी उपाधि इसे दी गई थी। राष्ट्रपिता, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता जो है सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। कब कहा था, 4 अगस्त 1944 को बोस ने रंगून रेडियो से प्रसारण में भावात्मक अपील में कहा था, राष्ट्रपिता हम भारत की इस पवित्र मुक्ति युद्ध में आपका आशीर्वाद और शुभकामना चाहते हैं। ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। बापू जवाहरलाल नेहरू, CF एंड्रूज, सदाकत आश्रम के बच्चे, पंडित नेहरू प्रेम से इनको क्या कहते थे, बापू कह के पुकारते थे। मलंग बाबा कबीलियों के द्वारा 1930 में सबीना अवज्ञा आंदोलन के समय कबीलियों के द्वारा इन्हें मलंग बाबा की उपाधि से सम्मानित किया गया था। वन मैन बाउंड्री फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, वन मैन बाउंड्री फोर्स। लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा माउंटबेटन ने उपाधि देते हुए कहा था कि जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही नहीं कर सकते थे, वह गांधी जी ने अकेले कर दिखाया था। भर्ती करने वाला सार्जेंट, प्रथम विश्व युद्ध के समय अंग्रेज सरकार की तरफ से लड़ने के लिए लोगों को सेना में भर्ती करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके कारण यह जो है लोगों के द्वारा यह उपाधि महात्मा गांधी को दे दिया गया था। भर्ती करने वाला सार्जेंट। अर्धनंग फ़कीर विंस्टन चर्चिल, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान इंग्लैंड में दिया गया था, पहले भी मैंने बताया था। सेवाग्राम का संत, आश्रम के अतिथियों के द्वारा यह दिया गया था, सेवाग्राम का संत। अगला अगर हम देखें तो भंगी शिरोमणि, दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान महात्मा गांधी अच्छे कार्य के लिए उनके मित्र प्रेमवश ने भंगी शिरोमणि से इसे संबोधित किया था। कूली बैरिस्टर, दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने इन्हें क्या कहा था, कूली बैरिस्टर। दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज मजिस्ट्रेट व वकील उन्हें संबोधित करते थे। कर्मवीर, दक्षिण अफ्रीका में सहयोगी
दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी थे। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान सहयोगियों के द्वारा करमवीर की उपाधि दी गई। भिखारियों का राजा पंडित मदन मोहन मालवीय, भिखारियों का राजा पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा कहा गया था। गांधी को इस उपाधि से इन्होंने संबोधित किया था, भिखारियों का राजा। ये दो महात्मा जो है सरोजिनी नायडू के द्वारा जब गांधी इरविन समझौता होता है 1930 में, गांधी इरविन समझौता होता है, उसी के जब दो गांधी और इरविन मिलते हैं तो दो महात्माओं का मिलन सरोजिनी नायडू ने कहा था। केसरी हिंद प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार की सहायता उपलब्ध कराने में, पहले भी मैं बता चुका हूँ। देशद्रोही फकीर विंस्टन चर्चिल, सरकार की आलोचना करते हुए चर्चिल ने कहा था कि वह देशद्रोही फकीर है। महात्मा गांधी को कहकर पुकारा था किसने? देशद्रोही फकीर विंस्टन चर्चिल ने। तो ये था उपनाम, और ये सभी चीज़ें जो हम लोग देखते आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपको बहुत सारी नई चीज़ों भी देखने को मिल रहा होगा। अब चलिए हम गांधी जी के देखते हैं कुछ आंदोलन के बारे में, ठीक है। तो आपको पता होगा कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी कहाँ आए थे? तो दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, और इन्हीं के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कहा गया कि आप एक साल घूमिए, पहले देखिए चीज़ों को, समझिए कहाँ क्या है, उसके बाद जो है आप अपना जो भी काम है अपने हिसाब से कीजिएगा। एक मैं इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, गांधी जी को बचपन में इसका फ्रेंड जो है इनको कहते थे मेयो। बचपन का इनका नाम क्या था? तो बचपन में इनका नाम था मेयो। इसी से इनका नाम जो है मेयो से ही अच्छा नहीं लगता था, इसको बचपन में दोस्त मेयो कहते थे, इसने अपना नाम क्या कर लिया था? मोहनदास कर लिया था। ये एक इंटरेस्टिंग बात थी जो आपको जानना चाहिए था। चलिए अब आगे हम देखते हैं गांधी जी के प्रमुख आंदोलनों के बारे में, और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ों को हम देखते चलेंगे, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, आपको भी पता है, और यह महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था। इसी से इनकी जो ख्याति थी भारत में फैलने लगी, किसान जो है वो जानने लगे। तो चंपारण में बात यह थी कि 3 कठिया पद्धति प्रचलित थी, ठीक है, और कारण यह था चंपारण सत्याग्रह का कि एक समझौते के अंतर्गत अंग्रेज़ बगान मालिक किसानों से 3/20 भाग पर नील की खेती करने के लिए कहते थे, जिसे 3 कठिया पद्धति कहा जाता है। और इसके लिए क्या किया था? राजकुमार शुक्ल नामक एक बंदा था जो कि चंपारण का ही था, और 1916 में लखनऊ अधिवेशन जब हो रहा था, लखनऊ समझौता, गांधी जी से मिलने पहुंचते हैं राजकुमार शुक्ल और वहाँ सारी बातें बताते हैं। तो तब गांधी जी उतना सीरियस नहीं लिए थे इनके बातों को और नहीं आए थे, ठीक है। हालांकि 1917 में जब कलकत्ता में अधिवेशन होता है, फिर से राजकुमार शुक्ल पहुँचते हैं वहाँ पर, तो गांधी जी थोड़ा सा बातों को सीरियस लेते हैं और चंपारण आते हैं। अगर हम देखें 1916 का लखनऊ अधिवेशन, तो यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें 2 बड़ी बातें हुई थी। पहला, जो 1907 में कांग्रेस के 2 गुटों में विभाजन हो गया था, नरम दल और गरम दल, वो दोनों एक हो गए थे। इसके अलावा जो 1916 में ही, यही 1916 का लखनऊ अधिवेशन है, जिसकी अध्यक्षता अगर हम देखें तो अंबिका चरण मजमूदार ने किया था, और इसी 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी समझौता हुआ था। तो यह 1916 के लखनऊ अधिवेशन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इसी 1916 के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मुलाकात किए थे। तो इसमें क्या हुआ था, जो तब गांधी जी जब पहुंचे चंपारण, तो सारी बातों को ध्यान से सुने, और फिर इसमें निष्कर्ष निकाला गया कि जो अवैध वसूली किया गया था, किया जा रहा था, उसकी 25% वापसी किया जाए, ठीक है। और यह महात्मा गांधी का भारत में पहला प्रयास था, पहला आंदोलन था, और महात्मा गांधी का सफल चंपारण सत्याग्रह से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें किन की उपाधि दी थी? महात्मा की उपाधि दी थी, ठीक है। अगला है, कुछ ही दिनों के बाद अहमदाबाद मिल मजदूर, यह किसान आंदोलन था, यह भी किसान आंदोलन था। अहमदाबाद मिल मजदूर 1918, ठीक है। कभी कभी आपसे क्रम में पूछ लिया जाएगा, चंपारण, अहमदाबाद, खेरा, इन सभी में पहले कौन था? तो याद रखिएगा, पहले चंपारण था, बिहार से शुरू कीजिएगा, फिर गुजरात चले जाइएगा, यह भी गुजरात में ही है। तो अहमदाबाद दूसरे नंबर पे आएगा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, और तीसरे नंबर पे आएगा खेरा। तो अहमदाबाद मिल मजदूर 18 में है, और यह भी 18 में है। अहमदाबाद मिल मजदूर तो था, चूँकि आपको पता है 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध का समय था, और उसी में क्या हुआ था कि प्लेग भी फैल गया था। तो प्लेग फैल गया था, तो जो बोनस बढ़ाए थे प्लेग में, अब प्लेग खत्म हुई, तो मजदूर लोग, जो मिल मजदूर थे, वो कह रहे थे कि नहीं, प्रथम विश्व युद्ध के कारण महंगाई बढ़ गई है, तो आप जो है बोनस मत बढ़ाइए। लेकिन जो मिल मालिक थे, वो बोनस फिर से वापस करना चाह रहे थे, वापस बोनस को ख़त्म करना चाह रहे थे, और गांधी जी को फिर बुलाया गया, और इसी को लेकर के जो है क्या किया, तो फिर से 35% बोनस गांधी जी ने दिया। वहाँ पे भूख हड़ताल प्रथम बार, अगर हम पूछा जाए कि
गांधी जी ने प्रथम बार भूख हड़ताल का प्रयोग कहाँ किया, तो वह किया था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में। और सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया, तो चंपारण में। ठीक है, और इसमें फिर 35% बोनस दे दिया गया। अगला है 1918 का गुजरात सत्याग्रह। गुजरात का खेरा, फसल नष्ट हो गया था और सरकार वसूली कर रही थी। गांधी जी यहाँ सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी सदस्य विट्ठल भाई पटेल के साथ पहुँचे थे और किसानों से लगान देने को कहा गया था। ठीक है, सरकार ने महात्मा गांधी से के आगे विवश होकर यह आदेश दिया कि लगान वसूली केवल समर्थन किसानों से ही लिया जाए। और खेरा में महात्मा गांधी ने अपने प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह, अगर पूछा जाए कि गांधी जी का प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह कौन था, तो आपको याद रखना है खेरा। तो गांधी जी के जिद के आगे सरकार को झुकना पड़ा और सरकार ने कह दिया कि जो टैक्स देने में समर्थ है उससे वसूलिए, जो नहीं है उससे मत वसूलिए। तो किसी ने भी फिर टैक्स नहीं दिया। यह भी आंदोलन सफल रहा। इन तीनों आंदोलन की सफलता के बाद गांधी जी का नाम पूरे भारत में सभी किसान हो, सभी मजदूर हो, सभी लोग जानने लगे थे। और गांधी जी दूरदर्शी विचार के लोग थे। धीरे धीरे अब वो चाह रहे थे कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार करें और जो स्थिति है कुछ उसको सुधार लाया जाए। एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे थे। तो धीरे धीरे यह प्लेटफॉर्म जो है तैयार हो रहा था। गांधी जी को लोग अब जानने लगे थे। 3 साल हो गया है, 1915 में आए हैं, 1918 का समय चल रहा है। अगला है मार्च 1919 में आता है रोलट एक्ट। रोलट एक्ट के बारे में बता दूं, यह जो है सिडनी रोलट की अध्यक्षता में एक कमेटी गठन की गई थी और उन्होंने रिपोर्ट दिया था। रोलट एक्ट लाया गया था जिसी के आधार पर, और रोलट एक्ट में कहा गया था कि अगर किसी भी बंदे पर शक होता है तो उसे गिरफ्तार हम तुरंत कर लेंगे। और वो अगर गिरफ्तार कर लेंगे तो वह कुछ नहीं कर सकता, ना अपने लिए वकील रख सकता है, ना अपनी कोई दलील दे सकता है, ना कोई गवाह दे सकता है। तो इसे जो है बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून कहा गया, काला कानून कहा गया। ठीक है, तो यह जो है ठीक है। उसके बाद रोलट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह के लिए गांधी जी का अखिल भारतीय संघर्ष के नेतृत्व में सर्वप्रथम प्रयास था। इसी एक्ट के विरोध में 30 मार्च 1919 को भारत में सर्वत्र सत्याग्रह दिवस मनाया गया था। तो रोलट एक्ट कब आया था? 1919 में। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन व तुर्की के मध्य हुई सेवर्स की संधि से तुर्की के सुल्तान का समस्त अधिकार छीन लिया गया, यानी कि जो सुल्तान था, खलीफा का पद जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद समाप्त किया गया। विश्व के सभी मुसलमान तुर्की के खलीफा को सुल्तान मानते थे और इस घटना को लेकर भारतीय मुसलमान में काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ था, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था। 1919 में दिल्ली में और 1920 में केंद्रीय खिलाफत समिति ने कलकत्ता अधिवेशन में सरकार के साथ सहयोग ने करने का प्रस्ताव पारित किया और महात्मा गांधी को खिलाफत कमेटी का सदस्य भी अध्यक्ष भी प्रदान कराया गया था। और खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी भी जोर शोर से हिस्सा लिए थे, भाग लिए थे, और तभी इन्हें भारतीय मुसलमानों का भी क्या हुआ था, तो समर्थन प्राप्त हुआ था। और आगे फिर होगा कौन सा? असहयोग आंदोलन। यह आंदोलन 1924 में उस समय समाप्त हुआ जब तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में बनी सरकार ने खलीफा का पद समाप्त कर दिया। ठीक है। वर्ष 2011 में प्रकाशित पुस्तक ग्रेट सोल महात्मा गांधी व हीज स्ट्रगल विथ इंडिया में पुलिजर विजेता जोसेफ लोलो वेल्ड ने महात्मा गांधी व सहयोगी मित्र हरमन कालेन बाग के बीच प्रेम संबंध बताया। पता नहीं ये क्या डाटा है, कहीं कुछ लिखा हुआ, आप देख लीजिए इसको। तो हम खिलाफत आंदोलन पहुंच चुके हैं। अब हम देखते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 के बीच होता है। ठीक है। गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को यह आंदोलन शुरू किया था और इसमें 1 वर्ष में स्वराज का नारा दिया और कहा गया कि अंग्रेजी सरकार शैतान है। असहयोग आंदोलन चलाने के लिए 1 अगस्त को ही तिलक की मृत्यु होती है, उसी दिन से यह आंदोलन शुरू होता है। तिलक स्वराज फंड का स्थापना किया गया था जिसमें कि 6 माह में ही 1 करोड़ रुपये इकट्ठा कर लिया गया था। असहयोग आंदोलन शुरू होने से पहले ही महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दिया था। क्यों लौटाया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हो गया था, आपको पता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। बहुत ही मार्मिक घटना था जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगर हम देखें तो वो हुआ था कब? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ठीक है। चूँकि हम गांधी जी से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो इसीलिए जलियांवाला बाग का जिक्र नहीं आया। असहयोग आंदोलन भारत का सबसे बड़ा और सबसे पहला जन आंदोलन था। आंदोलन सही चल रहा था लेकिन कुछ ही दिनों में हो जाता है 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड। और असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों के एक जुलूस पर पुलिस ने गोलियां चला दी और
क्रुद्ध भीड़ ने पुलिस थाने को घेर कर आग लगा दी, जिसमें 22 लोग मर गए और इसका नेतृत्व अगर हम देखें तो भगवान अहिर नामक व्यक्ति के द्वारा किया गया था। प्रश्न पूछा हुआ है कि जलियांवाला ये जो चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था, भीड़ का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो भगवान अहिर नामक व्यक्ति ने किया था। गांधी जी ने देखा कि आंदोलन हिंसात्मक हो गया है और गांधी जी दूरदर्शी विचार के लोग तो थे ही, तभी उन्होंने सोचा कि अब इस आंदोलन को क्या करना चाहिए, स्थगित कर देना चाहिए। हिंसात्मक देखते हुए गांधी जी ने बारदोली में कार्यकारिणी बैठक बुलाई और 12 फरवरी 1922 को आंदोलन वापस ले लिया। ब्रिटिश सरकार ने 10 मार्च 1922 को जैसे ही आंदोलन गांधी जी ने वापस लिया, गांधी जी के भारत में विरोध किए जाने लगे अलग अलग लोगों के द्वारा और 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और राजद्रोह फैलाने के आरोप में 6 वर्ष की सज़ा दी जाती है। हालांकि उनकी स्वास्थ्य खराब होने के कारण गांधी जी को 5 फरवरी 1924 को ही रिहा कर दिया जाता है। अब जो अगला आंदोलन होने वाला है, यह होने वाला है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी के 3 प्रमुख आंदोलन थे, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो 1930-31 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत होता है। कांग्रेस वर्किंग समिति ने पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का अधिकार महात्मा गांधी को दे दिया। इसके अंतर्गत नमक कानून को तोड़ा गया, सरकारी सेवाओं, सरकारी शिक्षालयों व विदेशी शराब व अफीम की दुकानों पर धरना दिया गया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने अपने 78 अनुयायी के साथ साबरमती से 390 किलोमीटर या 241 मील की यात्रा जो है कहाँ तक किया, तो दांडी तक यात्रा किया और नौसारी जिले गुजरात में यह स्थित है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम से किया। BPSC TRE 3 2.0 में यह प्रश्न पूछा हुआ है। जितना भी मैं बता रहा हूँ कहीं न किसी एग्जाम से ज़रूर पूछा हुआ है। इसका प्रभाव तमिलनाडु में अगर देखें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन श्री राजगोपालाचारी के नेतृत्व में लड़ा गया, मालाबार तट पे के कपलम के द्वारा, उड़ीसा में गोपीनाथ चौधरी के द्वारा, मणिपुर में रानी गाइडेलयू, इसे पहाड़ों की बेटी भी कहा जाता है, पश्चिमांत प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां खुदाई खिदमतगार के संस्थापक। तो ये था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। यहीं पे गांधी इरविन समझौता भी होगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, देखिए सारा लिखा हुआ है। ठीक है, और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून गांधी जी ने तोड़ दिया था फाइनली। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 से 19 नवंबर 1930 को हुआ। भारत में संवैधानिक समस्या को समाप्त करने के लिए लंदन में प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें 859 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस के इस सम्मेलन में भाग लेने का कोई निर्णय नहीं निकल सका। कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 1930, 1931 और 1932। कांग्रेस के द्वारा सिर्फ और सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था। महात्मा गांधी भी थे उसमें। इसके अलावा अगर हम देखें तो सरदार भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति में से आते हैं। दूसरे गोलमेज सम्मेलन इस समय भारत में गांधी जी असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन करके बैठे हुए हैं। ठीक है, और गांधी जी जाते हैं दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, लेकिन उसके शर्त होता है और गांधी इरविन समझौता होता है 1931 में। और इसी गांधी इरविन समझौता जब 2 मिलते हैं तो सरोजिनी नायडू के द्वारा 2 महात्माओं का मिलन कहा जाता है। ठीक है, तो कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी SS राजपूताना नामक जहाज से लंदन पहुंचे। साथ में सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय व्यक्ति भी अपने अपने खर्च पर पहुंचे थे। यह आंदोलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण असफल रहा। यह सम्मेलन सफल नहीं हो सका, सांप्रदायिक पंचायत की बातें थी। डिटेल में बहुत सारी चीज़ों को हम पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए थोड़ा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है मैं उन्हीं को बता रहा हूँ। बाकी आप चाहिए तो डिटेल्स में भी, जितना डिटेल्स में आप चाहिए उतना डिटेल्स में हमें वीडियो बना सकता हूँ, मैं आप लोगों के लिए उपलब्ध करवा दूँगा। टॉपिक वाइज भी धीरे धीरे, चूँकि आज गांधी जयंती है इसीलिए हमने सोचा कि कुछ न कुछ किया जाए। अब जो है गोलमेज सम्मेलन, तीसरा गोलमेज सम्मेलन अगर हम देखें तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन 7 से 24 नवंबर 1932 को होता है। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है लंदन में, तीसरा गोलमेज सम्मेलन में भी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया और यह बिना किसी निर्णय का समाप्त हो गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति थे। थोड़ा सा गांधी इरविन समझौता पर भी हम चर्चा करते हैं। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिनमें मुख्य बात थी सरकार उन बंदियों को रिहा किया जाए जिन पर मुकदमा नहीं है, राजनीतिक बंदियों पर लगाया गया जुर्माना समाप्त होगी, वह छीनी जो भी है वापस होगी,
विदेशी शराब की दुकानें शांतिपूर्ण धरना व समुद्र तट पर नमक बनाने का अधिकार सरकारी समझौते के तहत देगी, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से भी कहा गया। इसमें और भी बहुत सारी पॉइंट थी, ठीक है। एलेन कैम्पबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौता को संतावना पुरस्कार कहा था। कांग्रेस ने कराची अधिवेशन 1931 में गांधी इरविन समझौता की पुष्टि कर दी। इस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। सुभाष चंद्र बोस ने कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी की लोकप्रियता व सम्मान की पराकाष्ठा माना था। अब चलते हैं हम पूना समझौता के बारे में। पूना समझौता 26 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी व दलित नेता भीमराव अंबेडकर, वही जो सांप्रदायिक पंचायत वाला मामला था उसी को लेकर के, ठीक है, के मध्य मदन मोहन मालवीय, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा पुरुषोत्तम दास के प्रयासों से पुनः समझौता हुआ। यानी कि ये सब कह सकते हैं कि मीडिएटर थे, जिसके अंतर्गत दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पे जो है 71 सीटों के लिए मांग रहे थे। 71 सीट पे जो है सिर्फ और सिर्फ दलित लोग ही खड़ा होंगे और दलित लोग ही वोट देंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया क्योंकि गांधी जी दूरदर्शी विचार के थे। और ऐसा होता अगर तो फिर अभी जो देश की स्थिति है, भारत के 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश, अभी वो कितने टुकड़ों में बंट गए होते। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए जो है 148 सीट दी गई, लेकिन इनकी जो है तरीका अलग कर दिया गया कि अलग अलग जगहों से अलग अलग समय में लोग खड़ा हो सकते हैं, कोई भी खड़ा हो सकता है, लेकिन यह जो है फिक्स कर दिया गया, ठीक है। केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्गों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाकर 18% की वृद्धि कर दी गई। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में 17 अक्टूबर को कांग्रेस के द्वारा अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया तथा महात्मा गांधी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह महाराष्ट्र पनवार नामक जगह से शुरू किया गया। प्रथम सत्याग्रह जो है विनोबा भावे थे, द्वितीय सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और तृतीय सत्याग्रही अगर हम देखें तो तृतीय सत्याग्रही का नाम मैं भूल रहा हूँ, लेकिन ये तीनों बीपीएससी बिहार पीसीएस में ये प्रश्न जो है पूछा गया है, सब कहीं ना कहीं पूछा गया ही है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट और अगला आंदोलन जो है वह है आपका भारत छोड़ो आंदोलन। तो चलिए थोड़ा सा हम दिल्ली चलो नारे के साथ इसको शुरुआत करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन को हम अगस्त आंदोलन भी कहते हैं, ठीक है। क्रिप्स प्रस्ताव की असफलता के कारण और जापानी आक्रमण के बढ़ते खतरों तथा बढ़ती हुई कीमतों ने भारतीय सैनिकों में असंतोष था, जिसके परिणामस्वरूप 14 जुलाई 1942 को वर्धा में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इस बैठक में महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से बड़ी आंदोलन खड़ा कर सकता हूं, कांग्रेस से बड़ा संगठन खड़ा कर सकता हूं। 7 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस के वर्किंग कमेटी ने वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अब्दुल कलाम के आज़ाद में वर्धा प्रस्ताव के भारत छोड़ो आंदोलन की पुष्टि की गई। इस अधिवेशन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया और अंग्रेजों को भारत छोड़ने का भी नारा दिया गया था। हालांकि यह आंदोलन शुरू होते ही 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, जो भी शीर्ष नेता थे, प्रमुख नेता थे, सबको गिरफ्तार करके अलग अलग जगह पर रखा गया। महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी को आगा खां पैलेस पुणे में रखा गया था, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था। अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों को, जो शीर्ष नेता थे, सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि यह फिर भी आंदोलन चलता रहा, आंदोलन भूमिगत हो गया। गिरफ्तारी में जो बचे राम मनोहर लोहिया, उषा मेहता, BM खार, ये सब भूमिगत होकर के आंदोलन की गतिविधि को आगे बढ़ा रहे थे और बाद में फिर हजारीबाग से भाग जाते हैं। जयप्रकाश नारायण जेल चोर के दीपावली के दिन जेल की दीवार को फांद करके वह भी नेपाल में जा करके और आंदोलन की गतिविधियों को वहीं से देखते हैं, वहीं से अंदर ही अंदर इसको संचालित करते हैं। यह आंदोलन जो है पूरी तरह से भूमिगत हो चुका था, ठीक है। इसके अलावा आंदोलन के प्रति सरकार की दमनकारी नीति के विरुद्ध महात्मा गांधी ने आगा खां पैलेस में 10 फरवरी 1943 को 21 दिन के उपवास की घोषणा की। इसी बीच 7 मार्च 1923 को सरकार विचलित करते हुए महात्मा गांधी ने उपवास तोड़ा और खराब स्वास्थ्य के कारण 9 मई 1944 को क्या किया गया, तो उन्हें रिहा कर दिया गया था। थोड़ा सा देखते हैं गांधी जी की हत्या किस तरह से हुई। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को शुक्रवार को दिल्ली में बिरला मंदिर में प्रार्थना सभा में जा रहे थे और शाम 5:17 पर नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की गोली मार दी। गांधी जी की हत्या में प्रयुक्त अस्त्र 9 mm की स्वचालित इटली निर्मित बरगेट्टा थन थी, जिनकी क्रम संख्या इतना थी और निर्माण 1934 में किया गया था। नाथूराम गोडसे को यह गन गंगाधर देवांते ने दी थी,
जिससे उन्हें जगदीश प्रदास गोयल से खरीदा था। घटना के बाद दिल्ली के तुगलक रोड पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। तुगलक रोड पुलिस स्टेशन पर इसकी एफआईआर दर्ज हुई थी। गांधी जी के प्रमुख आश्रम फिनिक्स फॉक्स डरबन स्थापना हुआ था कब? 1904 में। ठीक है। 12 स्टेप फॉर्म जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका 1910 में। सत्याग्रह आश्रम कोरचरब अहमदाबाद 1915 में। साबरमती अहमदाबाद 1917 में। अनशक्ति गांधी आश्रम कसौनी उत्तराखंड 1929 में। सेवाग्राम आश्रम वर्धा महाराष्ट्र 1936 में। तो ये हमने एक छोटे से टर्म में बहुत ही शॉर्ट में गांधी जी से रिलेटेड जो फैक्चुअल जानकारी है उनको देने का प्रयास किया। इस क्रम में बहुत सारी चीज़ें और छूट भी गई, चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है इसके लिए मैंने संक्षिप्त में, लेकिन आप देखेंगे तो इस इतने मिनट के ही वीडियो में जो फैक्चुअल डाटा है, जो बहुत सारे एग्ज़ाम में बहुत सारे पॉइंट पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है, उनको मैंने कवर कर दिया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और फिर ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए, वीडियो के लिए कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। एक कमेंट तो ज़रूर बनता है कि वीडियो कैसा लगा। और अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक चैनल इत्यादि से नहीं जुड़े हैं, फेसबुक पेज से, तो ज़रूर जुड़ जाइए ताकि सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिलता रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।